तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिलचस्प वाकया। दिल्ली में बहुत ही मशहूर एक ताज होटल है, 5 सितारा है। एक भाई साहब वहाँ पहुँचे, होटल में रुके, खूब सारे ऑर्डर दिए, खाना वाना खाया और फिर बाहर निकलने के नाम पर होटल से बाहर निकले और रफू चक्कर हो गए और कई लाख का बिल बिना चुकाए हुए। अब होटल वाले ढूंढते फिर रहे हैं। हालांकि आजकल होटल में जब आप जाते हैं तो आधार कार्ड, बाकी चीज़ों की जानकारी ली जाती है, तब आपको कमरा मिलता है। लेकिन अब ताज जैसे होटल को चूना लगाकर भागने वाला ये भाई कौन था, आधार कार्ड जो उसने दिया क्या वो सही था, अब इन सब की पुलिस जांच कर रही है। तो खाया पिया कोई और, फजीहत अब पुलिस की है, ढूंढो उसको, पकड़ के लाओ। अब बेचारे ताज वाले अब परेशान। अब ये होगा कि जो बाकी के गेस्ट जाएंगे उनसे कहा जाएगा भाई साहब जो भी ऑर्डर देना है एडवांस पे कर दिए या हाथों हाथ पे कर दीजिए, बाद में पेमेंट का कोई चक्कर ही नहीं होगा। तो एक आदमी करता है, 100 लोग भुगतते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जब अतुल और निकिता की शादी होने वाली थी, बल्कि शादी हुई भी नहीं थी, तो अतुल की ठीक ठाक बेंगलुरु में नौकरी लग चुकी थी। जब बेंगलुरु में नौकरी लग गई तो माँ बाप ने कहा कि अब तुम शादी कर लो, घर बसा लो और बेंगलुरु में अकेले रहोगे, कम से कम एक पत्नी साथ रहेगी तो तुम दोनों का वक्त भी अच्छे से बीतेगा, फैमिली जैसा माहौल होगा। तो अतुल पहले शादी उस वक्त करने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि पहले वो ठीक से सेटल हो जाए। लेकिन जो हमारे कल्चर में होता है, हमारे यहाँ की लड़का जैसे ही पढ़ लिख कर कमाने लगा तो फिर माँ बाप की पहली चीज़ यही होती है, लड़का या लड़की, कि अब इसकी शादी कर दो ताकि अपने पति या फिर पत्नी के साथ वो ठीक ठाक खुश रहे। तो अतुल के ना चाहते हुए भी फिर भी माँ बाप ने कहा, तो माँ बाप की ख्वाहिश को उसने कहा ठीक है शादी कर लेते हैं। वैसे भी अब वो ठीक ठाक जॉब कर रहा था। तो माँ बाप ने अब लड़की देखने के लिए कहा, तो उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना पूरा बायोडाटा डाल दिया और उसके ज़रिए अब सर्च करने लगा कि कौन कैसे कहाँ। और इसी दौरान इधर निकिता के माँ बाप ने भी निकिता के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर ऐड डाल रखा था। अब इत्तेफाक से एक रोज़ सर्च करते करते अतुल को निकिता का वो मिल गया, निकिता को अतुल का मिल गया। उनके घर वालों को बातचीत ही, देखा कि बातचीत के बाद सब कुछ मिल रहा है तो अब रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए। फिर कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद दोनों परिवार में बातचीत हुई। उसके बाद शादी की डेट फिक्स कर दी गई, 26 जून 2019। अब शादी की तारीख तय हो चुकी है। बातचीत के हिसाब से जो ये शादी होनी थी, जो बारात आनी थी बिहार के समस्तीपुर से, अतुल को ये बारात लेकर बिहार से बनारस यानी वाराणसी पहुंचना था। और वाराणसी में एक होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल है, ठीक ठाक होटल, उसी होटल में बारात के आने का और रिसेप्शन का सारा इंतज़ाम था। क्योंकि निकिता का एक बहुत सारे परिवार, रिश्तेदार वाराणसी में ही रहते थे, तो ये तय हुआ था कि वाराणसी से शादी होगी। तो अब 26 जून 2019 को सब कुछ हो गया। इसके बाद तय वक्त पर बारात आती है, शादी संपन्न होती है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर जाते हैं। अतुल ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि शादी के बाद वो हनीमून के लिए मॉरिशस जाएगा और बाकायदा निकिता से इस बारे में बातचीत भी की थी। तो निकिता ने भी कहा ठीक है। अब इसके बाद करीब शादी के 15 दिन के बाद दोनों मॉरिशस पहुँचे हनीमून मनाने के लिए। तो मॉरिशस जब ये गए और उसी हनीमून पर, तो याद आया कि कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक कहानी है, एनी द हनीमून मर्डर। पूरी डिटेल में कैसे एक हनीमून पे कत्ल की साजिश रची जाती है, फिर कैसे उस कत्ल को अंजाम दिया जाता है। तो एनी द हनीमून मर्डर कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, वहाँ आप इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब तक सब कुछ ठीक था,
जब ये मॉरिशस पहुंचे हनीमून मनाने के लिए, तब पहली बार निकिता ने एक राज अतुल को बताई और वहीं से कहानी बिगड़नी शुरू हुई। क्योंकि ये लाइन सुनकर कोई भी पति या फिर पत्नी, अलग अलग आप उसको रखें, तो कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचती है, और वो ये है कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं, जिसके साथ अब पूरी ज़िंदगी रहनी है, घर बसाना है, असल में ना वो मुझे मानती है, ना मानता है, ना प्यार करती है, ना करता है, और ना ही वो तो यहाँ तक कि तो शादी ही नहीं करना चाहती है। तो फिर ये लगता है ये बेमन से शादी हुई है। तो मॉरिशस में हुआ क्या था? मॉरिशस में ये हुआ कि निकिता ने अतुल को बताया कि असल में मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप शादी इस वक्त नहीं करेंगे, चलो बाद में करेंगे, थोड़ा और पढ़ लिख लें, करियर देख लें। लेकिन यहाँ ये बात नहीं थी, यहाँ दोनों चीज़ें आ गई कि अभी तुमसे शादी नहीं करनी, और मतलब शादी नहीं करनी और तुमसे नहीं करनी थी। तो अतुल ने पूछा कि फिर मुझसे की क्यों? तब उसने वजह बताई। उसने कहा कि उसके फादर जो हैं उनको पिछले 10 सालों से, मतलब 2000 अराउंड 8-9 से दिल की बीमारी थी, और इसका खुलासा पहली बार शायद 2008 में हुआ था। तो फिर पहले यूपी के अस्पतालों में दिखाया गया, उसके बाद फिर डॉक्टर ने रेफ़र किया, तो फिर दिल्ली में एम्स में लाया गया। एम्स में जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने चेक किया, तो पहले कई सारे ब्लॉकेज थे, फिर थी कि सर्जरी होनी है। तो धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 10 साल होने वाले थे, लेकिन तबीयत में सुधार होने की बजाय तबीयत अब बिगड़ने लगी, और डॉक्टरों ने भी फिर कहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा दिन जिएंगे, इसकी उम्मीद कम है। तो अब निकिता पे इस बात के लिए दबाव डाला जाने लगा कि तुम शादी कर लो, कम से कम बाप के जीते जी कर लो। निकिता ने बहाने किए, बोले मुझे नहीं करना, लेकिन फिर इमोशनल कार्ड खेला गया, और आखिरकार निकिता तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं उसके पिता के साथ क्या होने वाला है। और फिर ये जब शादी की बातचीत चली, जब सब कुछ डेट फिक्स अभी नहीं हुआ था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो उसी दौरान में अचानक तबीयत और बिगड़ी निकिता के पिता की। जब तबीयत और बिगड़ी तो फिर ये हुआ कि कहीं एंड टाइम पर, अभी शादी की तैयारी चल रही है, कुछ हो ना जाए, तो फिर तारीख भी पहले खींच दी गई, और अब 26 जून, पहले ये था कि जुलाई मुलाई या 26 जून के बाद की कोई तारीख, लेकिन उससे पहले 26 जून कर दिया गया, इसलिए कि कुछ हो ना जाए। तो शादी की तारीख भी खिसक गई, शादी वक्त से पहले होने लगी, और निकिता अब ना चाहते हुए भी, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता की हालत और तबीयत ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, माँ के दबाव में आकर उसने शादी की रजामंदी दे दी, और फिर इन दोनों की शादी हो गई। तो जब मॉरिशस में हनीमून के दौरान निकिता ने ये पूरी कहानी सुनाई, तो अतुल को बड़ा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो, अब तो वो उसकी पत्नी है, साथ ही रहना, सब ठीक, अब ये लौट कर आते हैं। लौटने के बाद दोनों बेंगलुरु जाते हैं। जब बेंगलुरु जाते हैं तो फिर वहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। कहानी ये कि निकिता को हर रोज़ उसकी माँ, क्योंकि निकिता वहाँ जाने के बाद उस वक्त तक कुछ नहीं कर रही थी, दिन भर घर पे, अतुल काम पर, 5 से 6 कॉल, और एक कॉल जो होता था वो 1 घंटा 1.5 घंटा, तो एवरेज अगर हम 1 घंटा भी पकड़ लें तो डेली 5 घंटे माँ और बेटी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अब 5 घंटे क्या बातचीत हो सकती है? तो इसका भी खुलासा हुआ, और इसका खुलासा रिकॉर्ड पे हुआ। ये नहीं कि माँ बेटी क्या बात कर रहे हैं, तीसरा तो कोई सुन नहीं रहा, तो आप कैसे बता सकते हो, तो रिकॉर्ड पे हुआ। इन दोनों के बीच पिछले 3 साल से रिश्ते खराब थे। 2021 से दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे। अतुल बेंगलुरु में रह रहा था, जो निकिता है वो पहले जौनपुर गई, फिर लखनऊ गई, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में गुरुग्राम में जॉब कर रही थी। तो जब अलग हुए, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद फिर फैमिली कोर्ट में मैटर गया। फैमिली कोर्ट में तारीख लगती थी, आपको बताया 120 तारीखें लगी 3 सालों में, 40 में खुद पेश हुआ था अतुल। तो ऐसी एक तारीख लगी थी इसी साल जुलाई में, 2024 जुलाई में। तो जुलाई में जब तारीख लगी तो वो कहानी कुछ इस अंदाज में दोनों में हो रहा था कि पहले तो भाई कुछ समझौता हो जाए, दोनों को थोड़ा सा बातचीत करा कर कोई रास्ता निकले। कोर्ट अक्सर डिवोर्स के केस में ऐसा करती है, किसी मीडिएटर के थ्रू दोनों को समझाने की।
तो जुलाई में उस तारीख पे ये हुआ कि ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब ये रिश्ते ख़राब क्यों, और पति पत्नी क्या वापस इनमें सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। तो पहली बार निकिता ने कोर्ट में ऑफिशियली ओपनली ये बात बताई, वकीलों के सामने, परिवार के सामने। उसने कहा कि जज साहिबा लेडी थी। तो निकिता ने कहा कि असल में ये रिश्ता चलने ही वाला नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि मैं शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी अतुल के साथ। मेरी माँ ने फोर्स किया, मेरे पिता की बीमारी की बात कही गई, तो मैं इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल हुई, और इसलिए मैंने ये शादी कर ली। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और पहले दिन से मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं था। और फिर बाद में इसने जो इल्ज़ाम लगाया कि मुझे अतुल ने तंग करना शुरू किया, डॉरी मांगना शुरू किया, फलानी चीज़ें ये थी, तो ये कोर्ट में बाकायदा रिकॉर्ड पर कहा गया। अब जब ये कहा गया तो जो अतुल की तरफ से वकील थे, फिर उन्होंने अपनी दलील दी कि चलो तुमको नहीं करनी थी शादी, तुम उस वक्त मना कर सकती थी, दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। तो फिर हुआ कि मैंने तो किया नहीं। तब वकील साहब ने कहा कि तुम्हारे फ़ोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, CDR, और उसके हिसाब से, और तुम्हारी माँ के भी, हर दिन शादी के बाद जब बेंगलुरु में तुम रही 19 के बाद 2 साल तक, पर डे तुम्हारी माँ के एवरेज 5 से 6 कॉल आते थे। हर कॉल 1 घंटे से ज़्यादा का होता था। तुम 5-6 घंटा क्या बात करती हो। तो फिर उसी कोर्ट में जुलाई में इसी साल निकिता ने ऑफिशियली ओपनली भरी अदालत में कहा कि हाँ, मेरी माँ मुझे कॉल करती थी और डेली मेरी माँ से बात होती थी। उसने कहा शुरू में तो वो मुझे बताती थी कि ससुराल के लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, सास से कैसे क्या करते हैं, ससुर को कैसे करते हैं, सास को कंट्रोल में कैसे रखते हैं। ये लाइनें हैं पूरी, क्योंकि ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स। तो उसने कहा ये सारी चीज़ें हर माँ एक बेटी को सिखाती है कि ससुराल में जाकर कैसे तुमको पति को काबू में रखना है, कैसे सास ससुर ननद उनके साथ तुमको पेश आना है या उनको कंट्रोल में रखना है। वही चीज़ें मुझे मेरी माँ बताती थी, और धीरे धीरे यही चीज़ें उसके दिमाग में घर कर गई। इसीलिए अतुल के घर वालों के साथ उसकी दूरी बढ़नी शुरू हो गई, और अतुल को ये बात का एहसास था। फिर बाद में अब बीच में भाई आ गया। भाई ने कहा कि भाई अब हम जहाँ पे रहते हैं, अतुल को लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी AI। तो अब उसके ससुराल वाले, तो उसने कहा मैं एक नया घर ख़रीदना है, घर महंगा था, तो जीजा जी पैसे दे दें ताकि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड भी लोकेलिटी में बढ़ेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई, और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। अब बाद में आया कि भाई बच्चा भी है तो मेंटेनेंस दो कोर्ट में। तो उस वक्त अपने आप को निकिता ने बेरोज़गार दिखाया था। हालांकि बाद में उसने नौकरी की, और उसकी मंथली सैलरी थी करीब 84,000 या 85,000 उसकी भी थी। फिर धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ, और करीब पर एनम उसकी सैलरी हो गई थी 22-24 लाख रुपए, मतलब साल के लगभग 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख के दरमियान। लेकिन फिर भी उसको ये चाहिए था। क्यों? उसने कहा कि मैंने घर ख़रीदा वहाँ, और उस घर का EMI ही 40-45-50 हज़ार रुपये है, तो EMI में चला जाता है, बाकी चीज़ों में कट जाता है, किराए के घर के लिए पैसे चले जाते हैं, तो पैसे हैं नहीं। तो इसलिए मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और मेंटेनेंस 40,000 नहीं, पहले 80 हुआ, फिर हुआ कि 1 से जाइए 1.5, फिर उसका ये था कि 2 लाख मिले तो सब ठीक है। तो ये सब भी चलता रहा, तो इसका भी एक असर पड़ा। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि ये शादी की बुनियाद ही जबरन रखी गई थी, और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अब जब अतुल ने मरने से पहले जो नोट छोड़ा, लास्ट नोट, जो वीडियो बनाया, उसमें एक दिन आपको मैंने कहानी में बताई थी कि उसका एक चीज़ जो गूगल लिंक से गायब कर दिया गया है, गूगल क्रोम से, और वो बड़ा रहस्यमयी, क्योंकि उसमें कोर्ट को लेकर बातें कही गई हैं, और वो कोर्ट से ही गायब हो गया। मतलब कोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो गायब है। बट किसी तरीके से हमारी टीम ने, दीपक ने जाकर खंगाला, और गूगल क्रोम से वो चीज़ें जो गायब थी, जिसका नाम है माई लॉर्ड, ये नाम से ही लिखा था अतुल ने, तो वो करीब टोटल 17 पन्नों का है। ये है वो माई लॉर्ड, जो अलग से 1 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड का वीडियो, 23 पन्नों का वो नोट मरने से पहले जो लिखा गया, और उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, और साथ में एक 17 पन्नों का ये माई लॉर्ड के नाम पर ये लेटर छोड़ा है। अब ये जो माई लॉर्ड यानी कि जुडिशियल और जजों के नाम पे है, जज के नाम पर है,
क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, बाकी कोर्ट भी है। उसने अपनी स्टोरी को 3 सेक्शन में बांटा और बाकायदा लिखा हुआ है। इसकी जो पहली लाइन है वो ये है, एक तो जॉर्ज ऑरवेल का एक कोट से ये शुरू किया है कि इन अ टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिसिट टेलिंग द ट्रुथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। उसके बाद ओ ग्रेट माई लॉर्ड, द पिनेकल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन द सुप्रीम बिगिंस, और फिर दिस हैज 3 सेक्शन। अब यहाँ से वो अपनी स्टोरी शुरू करता है कि माई स्टोरी सेक्शन विथ अटैचमेंट एंड लिंक्स, और इसके आगे लिखता है यू आर पेड टू रीड इट, अगर आपको पढ़ना है तो पेड करेंगे। ज्ञान सेक्शन, रीड इफ यू थिंक यू वांट टू इंप्रूव द सिस्टम, अगर आपको लगता है आप सिस्टम ठीक कर सकते हो तो आप इसको पढ़ो। तीसरा जो सेक्शन था, ट्रोलिंग कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म सेक्शन, रीड इट ओनली इफ यू हैव एन ओपन माइंड, इट हैज़ अ बोनस फनी बट रिलेवेंट वीडियो टू। अब इस पूरे 17 पन्नों में बहुत सारे अटैचमेंट हैं, जिसमें हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के भी कई आर्टिकल्स हैं, जुडिशल सिस्टम को लेके, नाइंसाफ़ी को लेके, इंसाफ में देरी को लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, और जगह जगह कुछ कार्टून हैं, कुछ जुडिशल सिस्टम का मजाक भी उड़ाया गया है। लेकिन जो आखिरी में आकर 16 और 17 पन्नों में कुछ बातें कही हैं अतुल ने, वो दिल को कचोटने वाली है। वो कहता है कि एक तो ये कि मुझे उम्मीद है कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करूँगा, और ना आप उसके लिए मुझे सज़ा दोगे, क्योंकि सज़ा जिंदा लोगों को दिया जाता है, एक मुर्दे को नहीं। तो मैंने सिर्फ सच्चाई सामने रखी है माय लॉर्ड या मी लॉर्ड, बाकी आप मुझे सज़ा तो आप दे सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, यानी अदालत की अवमानना के मामले में आप मुझे दोषी ठहरा नहीं सकते। और इसके अलावा कोर्ट को लेकर जो चीज़ें हैं कि कैसे एक आम इंसान तारीख़ों में उलझता है, कैसे एक इंसान मुकदमे के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, कैसे एक इंसान एक छोटे से केस में अपना सब कुछ हार जाता है, कैसे एक इंसान की जमा पूंजी एक बार वकील और दलील और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ख़त्म कर देता है। ये सिस्टम कब बदलेगा? एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता हो, जिसमें सीधे सीधे इंसाफ हो, जिसमें वक्त ना हो, तारीखें ना हो, वो कब बदलेंगे? तो आपको भी शायद ये गूगल क्रोम पे मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार इस माई लॉर्ड के बारे में जो कुछ लिखा गया है अतुल ने, इसको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पन्ने नहीं है, 17 पन्ने हैं, तो पढ़िएगा ज़रूर, तीत हो गए। दूसरी चीज़, तीसरी, जब सभी ने ये पूछा था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, कि निकिता, उसकी माँ निशा और भाई तीनों को तो बेंगलुरु पुलिस ले गई, 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में उनको जेल भेज दिया गया है, चाचा को क्यों नहीं पकड़ा? तो चाचा ने ऑलरेडी अग्रिम ज़मानत के लिए बेल डाल रखी थी, एप्लीकेशन डाल रखा था, और चाचा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिल भी गई अग्रिम ज़मानत, तो इसलिए बेंगलुरु पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इन लोगों ने भी डाल रखा था, लेकिन इनकी अग्रिम ज़मानत इसलिए बेकार हो गई कि जब तक फैसला आता तब तक बेंगलुरु पुलिस इनको अरेस्ट कर चुकी थी, और ये जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, ये तब तक ही काम की है जब तक आप अरेस्ट ना हो। अगर एक बार आप अरेस्ट हो गए तो फिर वो एप्लीकेशन आपकी बेकार हो गई, तो इसलिए ये नहीं हुआ। तो इसलिए ये तीनों अंदर हैं, चाचा फिलहाल बाहर है। अब चाचा को ज़रूरत पड़ेगी बेंगलुरु पुलिस पूछताछ करने के लिए, तो हो सकता पूछताछ करे और ले जाए। अब आगे क्या? तो 14 डेज़ की पुलिस को जुडिशल कस्टडी कहा गया, इन लोगों को भेजो बेंगलुरु की जेल में, तीनों को भेज दिया गया। बेंगलुरु पुलिस अब उनसे फिलहाल पूछताछ भी नहीं कर रही। जब बेंगलुरु पुलिस को कुछ ठोस सबूत मिलेगा और उसे लगेगा पूछताछ होनी चाहिए, तो उन तीनों को जेल से बुलाकर या जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है, या कोर्ट से परमिशन लेकर पूछताछ कर सकती है, पर अभी तक हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 14 दिन, जिसमें से 4-5 दिन तो निकल गए, तो वहीं रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। 14 डेज़ जुडिशल कस्टडी मिला है। अब हो सकता है किसी भी दिन ये खबर आ जाए कि उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव किया है, और जो सेक्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 306A, चांसेस कम है। बाकी सेक्शन के तहत उनको बहुत दिनों तक जेल के पीछे रखना बेंगलुरु पुलिस और कानून दोनों के लिए मुश्किल होगा। तो बहुत मुमकिन है कि कभी भी आप इनके ज़मानत पर बाहर आने की खबर सुन सकते हैं, क्योंकि अदालतें देश के मूड और मिजाज के हिसाब से नहीं काम करती हैं। वो सबूत और जो
संविधान और जो कानून दिया गया, जो CRPC IPC का जो एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता आजकल जो नया है, उसी के हिसाब से फैसले देंगी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर सेट कर रखा है, तो उसके हिसाब से उम्मीद कम है कि बहुत दिनों तक ये लोग सलाखों के पीछे होंगी और कभी भी जमानत पर बाहर आ सकते हैं। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज राज मिश्रा का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राज। और ये भेजा अभिषेक मिश्रा ने है। इसके अलावा अनिल प्रजापति, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनिल। साथ ही आज रूही, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूही। ये भेजा है अखलाक ने। इसके अलावा सुनील कुमार, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। ये भेजा है अनिल ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।